हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज हम लोग 1 दिसंबर 2022 के शिफ्ट 2 के मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के कोण x माइनस 46 डिग्री, x प्लस 96 डिग्री और 8x डिग्री है तो 2x का मान पूछे। आपको पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है, जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी x माइनस 46 डिग्री प्लस x प्लस 96 डिग्री प्लस 8x डिग्री, ये मिला के कितना होगा? ये मिला के 180 होगा। यहाँ से 2x प्लस 8x 10x और इधर हो गया प्लस 96 माइनस 46 यानी प्लस का 50 इक्वल टू 180। तो 10x इक्वल टू 130 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 13। आपसे पूछ रहा है 2x का वैल्यू, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 गुना 26 डिग्री। ठीक है, 2x का वैल्यू हो जाएगा 26 डिग्री, ऑप्शन। कह रहा है सरल करना है, x के पावर 9 इंटू एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर -4 इंटू एक्स के पावर 0 इंटू एक्स के पावर -6। आपको पता है कि बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पे x के पावर कितना हो जाएगा? 9 और 5 14, और जो माइनस वाला है उसको अलग लिख लेते हैं। x के पावर 0 का वैल्यू आपको पता होगा 1 होता है, तो x के पावर -4 और x के पावर -6, तो x के पावर -10 हो गया, यानी x के पावर +14 और -10 यानी x के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्या है? तो आप लोग को पता होना चाहिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी जो है ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ c और d की जगह अल्फा और बीटा है, तो क्या हो जाएगा? 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई। ठीक है, इसी तरह साइन c प्लस साइन डी होता है, साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, कॉस c माइनस डी बाई 2। इसी तरह कॉस c प्लस कॉस d होता है, कॉस c प्लस कॉस d तो होता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, और कॉस c माइनस कॉस d होता है कॉस c माइनस कॉस d, ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें d माइनस सी बाई 2 होता है। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी में जो माइनस वाला होता है उसमें d माइनस सी बाई 2 होता है, या आप माइनस बाहर लेके लिख सकते हो 2 साइन माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूला को भी आप याद कर लेना, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कह रहा है कि एक स्कूटर के मूल्य में जो है क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 10% की वृद्धि हुई मतलब 10 से 11 हो गया, 5% की वृद्धि हुई मतलब 20 से 21 हो गया, और 15% का मतलब होता है 3/20 यानी 20 से कितना हो गया? 23 हो गया। तो टोटल जो शुरुआत का कीमत था, अगर सबको हम गुना कर दे तो 4000 था, तो बढ़कर ये कितना हो गया? 11 गुना 21 गुना 23। तो पहले हम 23 गुना 21 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 21 का 441 और 441 और प्लस में 42 यानी 384, और इसमें 11 से गुना करना है, तो 3 8 3 11 का 1 हासिल 1 8 4 12 1 13 4 और 1 5। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 5 3 1। तो जो 4000 का चीज था वो बढ़ के कितना हो गया? 5313। कितने की वृद्धि हुई? 1313 की वृद्धि हुई, कितना में? 4000 में, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
तो आप देखोगे इसको जो है ऑप्शन से चेक करना आसान है, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ जो भी इसमें गुना होगा वो तो 0 हो जाएगा यूनिट डिजिट, और यहाँ वाला जुटेगा, इतना इंटू इतना प्लस इतना। तो यहाँ करेंगे तो 1 है, नहीं होगा। यहाँ 3 ये हो सकता है, यहाँ 1 ये भी नहीं होगा, यहाँ 1 ये भी नहीं होगा। तो कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ताकि आप इसको भाग दे के चेंज भी कर सकते, ठीक है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी हमें इस समबाहु त्रिभुज के जो बाहर से जो वृत्त होगा उस वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो किसी समबाहु त्रिभुज के जो बाहर वाले वृत्त होते हैं उसकी त्रिज्या r इक्वल टू होती है भुजा बटा √3, यानी a बाई √3। तो भुजा है यहाँ 12 सेंटीमीटर बटा √3, 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3 बटा √3, और √3 से ये कैंसिल हो जाएगा √3 बार में, तो 4 इंटू √3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज को परिगत करने वाला जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4√3 सेंटीमीटर। उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य के बीच का अनुपात क्या होगा जिनका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त दिया हुआ है कितना, 48, और दोनों संख्याओं का गुणनफल 384 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है एचसीएफ। आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी 384 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एचसीएफ पता हो जाएगा 384 बटा एलसीएम यानी 48। तो ये जो है 80 80 64 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि एचसीएफ कितना है, 8 है। इसे पूछ क्या रहा था, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो। तो एचसीएफ हो गया 8 और एलसीएम हो गया 48, यानी कितना हो जाएगा, 1:6, 1:6। कह रहा है कि निम्न तालिका विभिन्न दुकानों में विभिन्न वस्तुओं की संख्या और प्रति इकाई उनके संबंधित विक्रय मूल्य को दर्शाता है। ये कुछ दुकानें दी गई हैं और उन दुकानों में जो है कुल वस्तुओं की संख्या दी गई है, उसमें एसी, कूलर और पंखा की संख्या का रेशियो दे रखा है और इनका जो विक्रय मूल्य है वो दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए गलती हो सकती है, जो संख्या का रेशियो दिया है उसमें पहले एसी है, फिर कूलर है, फिर पंखा है, लेकिन जो विक्रय मूल्य दिया है उसमें पहले कूलर है, फिर एसी है, तब पंखा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन की कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है। दशमलव के बाद 3 स्थान तक पूर्णांकित करना है। यह मान ले कि दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही है और दी गई सभी दुकानों से केवल 3 वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। तो हमें सिर्फ दुकान ई के बारे में बताना है, उसमें भी किसका प्रतिशत, जो कूलर की बिक्री होती है उसका प्रतिशत बताना है टोटल बिक्री से। तो आप देखोगे कि दुकान ई में जो कूलर का यूनिट है वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट। हमें एग्जैक्ट संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, हम रेशियो से भी काम कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट जो है इसका कूलर का संख्या है और एक कूलर का दाम कितना है, 8000, ठीक है। तो कूलर का जो विक्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 8000। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ये टोटल इसके विक्रय मूल्य पर परसेंटेज। तो 5 एसी है, 5 एसी, एक एसी का मूल्य कितना है, 26,500। तो 5 एसी का हो जाएगा 5 इंटू 26,500, ठीक है। प्लस उसके बाद कूलर कितने हैं, कूलर एक ही है, तो एक कूलर का दाम कितना हो गया, 8000, और पंखा 4 है, एक पंखा का कितना है, 12,200। तो 4 पंखा का 4 गुना 12,200, और परसेंटेज बदलने के लिए 100%, ठीक है। तो यही इसका जो है परसेंटेज आ जाएगा टोटल कूलर की बिक्री का। तो ये हो गया आपका कितना, 8000। अच्छा क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो सबका कैंसिल कर देते हैं, तो 8000 बटा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, कॉमन लेके, ठीक है। तो 5 25, 6 25 30 और 2 32, 3 5 गुना 10 और 3 13, प्लस ये हो गया 80 और ये हो गया 488, 488, यानी 8000 बटा ये परसेंटेज में आएगा, 100 कैंसिल हो चुका है, तो 80 और इधर हो गया कितना, 568, 500 और इधर 1868 और प्लस 25, 68 और 25, 68 और 25 कितना हो जाएगा, 93, है ना। तो 8000 में हमें
कितना से भाग करना है, 18,093 से। तो लगभग अगर इसको 1900 भी मान ले तो 19 चक 7600 आएगा, यानी ऑप्शन 4 दशमलव समथिंग आएगा। और आप देखोगे ऑप्शन एक ही है 4 वाले, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी 4.226%। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न राज्यों से एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है। राज्य दिए हुए हैं S1 S2 S3 से लेकर S6 तक, और व्यक्ति की संख्या दी है। कह रहा है S3 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्य S4 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले, तो S3 में 400 है और S4 में 500 है। तो ये तो बच्चा वाला बात हो गया ना, 4:5। देखिए तालिका के एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषय में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत में दर्शाती है। तो प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 100 अंक है। तो आपको बताना है क्या कि तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनकी कुल प्राप्त प्रतिशत अंक 80% या उससे अधिक है। तो हमें वैसे छात्रों की संख्या बताना है जिसका ओवरऑल 80% या उससे अधिक आता है। ये देखिए ये परसेंटेज में अंक दिया हुआ है, और चूंकि हर एक सब्जेक्ट का 100 है, तो हम परसेंटेज अंक बोले या अंक बोले, यानी 92% बोले या 92 अंक बोले, बात एक ही है। तो हमें क्या करना है, एक तरीका तो ये है कि सबका हम परसेंटेज निकाले और देखें कि किसका किसका कितना कितना आ रहा है ना। तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस ऐसे नहीं करना है, आपको बस देखना है कि सबका एवरेज जो है वो 80 या 80 से अधिक होना चाहिए। तो आप 80 या 80 से अधिक वाले जितने छात्र हैं उसको देखिए। अब देखोगे इसके एक ही अगर बात करें तो इसके एसटी में जो है, एसएसटी में 92 है, 90 है, 90 है, 80 है। तो 80 या 80 से अधिक है, तो इसका परसेंटेज 80 या 80 से क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ देखिए 90 है, 80 है, 85 है, 85 है, इसका भी 80 या 80 से अधिक है, तो ये भी इसका भी टोटल परसेंटेज 80 या 80 से अधिक होगा। इसका देखिए 80 है, 80 है, 70 है और 65 है। तो 80-80 तो मेंटेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक 65 हो गया और एक 70 हो गया। तो इसका अगर हम टोटल एवरेज करेंगे तो वो 80 से क्या हो जाएगा, कम आएगा। यहाँ देखिए 85 है, 80 है, 82 है और 75 है। तो आप देखोगे ये सब 80 या 80 से अधिक है, लेकिन ये 75 है, लेकिन ये 80 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो अगर इसका 5 लेके हम इसको अगर 5 दे दे, इसका 5 लेके अगर इसको हम 5 दे दे, तो ये 80 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आप ऐसे समझो कि ये 80 है और ये भी क्या है, 80, ये 80 और ये 82। तो इसका भी ओवरऑल परसेंटेज 80 या 80 से क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ देखिए 80 है, 75 है, 85 है। तो 80 तो ये है, इसका अगर हम 5 इसको दे दे तो ये भी 80 हो जाएगा, लेकिन इसका 5 दे दिए तो ये भी 80 हो गया, ये भी 80 हो गया, ये भी 80, बट ये क्या रह गया, ये 75 ही रह गया। तो इसका एवरेज 80 से क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। यहाँ देखिए 90 है, 90 है, 90 है, 85 है, तो इसका एवरेज 80 या 80 से अधिक होगा। वैसे कितने स्टूडेंट हो गए, 1 2 3 और 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका टोटल एवरेज जो है 80 या 80% से क्या है, अधिक है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है साइन 30 इंटू साइन 40 इंटू साइन 50 इंटू साइन 60 बटा कॉस 30 इंटू कॉस 60 कॉस 40 इंटू कॉस 50 इंटू कॉस 60। तो आपको पता है कि साइन 30 किसके बराबर होता है, साइन 30 जो है वो कॉस 60 के बराबर होता है, कैंसिल हो जाएगा। साइन 40 किसके बराबर होगा, कॉस 50 के। कैसे, साइन 40 जो है, साइन 40 को लिख सकते हैं ना कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, है ना, यानी cos 90 माइनस 40, cos 90 में से 40 जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 50 डिग्री। ठीक है, इसी तरह sin 50 किसके बराबर हो जाएगा, cos 40 के बराबर, और sin 60 किसके बराबर हो गया, cos 30 के बराबर। तो सारा का सारा कैंसिल हो गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कह रहा है ABC एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A को प्रत्येक तीसरे दिन B और C दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। 3 व्यक्ति है, A, B और C, ये तीनों अकेले अकेले किसी काम को 10 दिन, 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर देते हैं। मान लीजिए टोटल वर्क इनका एलसीएम यानी 40 हो गया, तो A एक दिन में 4 काम, B एक दिन में 2 काम और C एक दिन में 1 काम करेगा, है ना। तो हर एक तीसरा दिन कौन काम करता है, B और C साथ देने आता है A का, यानी 2 दिन तो A किया, तो 2 दिन में A कितना करेगा, 4 गुना 2, और तीसरा दिन तीनों काम किए, यानी 4 2 6 और 1 7। ये कितने दिन का काम है, ये 3 दिन का काम है, जिसमें 2 दिन A करा और 3 दिन तीनों करा। तो 8 और 7 कितना हो गया, 15, यानी 15 काम हो रहा है 3 दिन में। तो इसका डबल कर देंगे तो 30 काम हो जाएगा आपका कितना, 6 दिन में। अभी भी 10 काम बाकी है, क्योंकि टोटल काम कितना कराना है, 40।
अब 10 काम में अगला जैसे ही 2 दिन आएगा तो उस 2 दिन में जो है ए कर देगा कितना काम, 2 दिन में ए कर देगा 8 काम। लेकिन जैसे ही अगला दिन आएगा 2 काम करना, 30 काम इधर हो गए, 8 38, 2 काम और बचा हुआ है। अब ये 2 काम कौन करेगा, ये 2 काम तीनों करेगा, क्योंकि अब 2 दिन के बाद तीसरा दिन तीनों आ जाएगा ना, तो तीनों मिलकर कितना काम करता है एक दिन में, 7 काम करता है, 4 2 6 और 1 7, तो दो काम कितना दिन में करेगा, 2/7 दिन में। तो टोटल कितना दिन हो गया, 6 दिन इधर हो गया, फिर ए का 2 दिन इधर हो गया और फिर 2/7 हो गया, यानी 8.2/7 दिन लगेगा काम को पूरा करने में, 8.2/7 दिन। कह रहा है कि ओ जो है एक इस वृत्त का केंद्र है, यहाँ एक वृत्त का केंद्र होना चाहिए था। पी बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को क्यू पर स्पर्श करती है। यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर है और ओ क्यू 10 सेंटीमीटर है तो ओपी का मान जाती है। देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और किसी बाह्य बिंदु पी से सर्कल पर एक स्पर्श रेखा है जो सर्कल को क्यू पर टच कर रहा है। पी क्यू दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू दिया हुआ है आपको कितना, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है। आपसे पूछ रहा है इस ओपी की लंबाई, तो समकोण त्रिभुज में ये 24 है और ये 10 है, तो ये आपसे पूछ रहा है, यानी यहाँ देखें तो 5:12 है, तो ये 13 गुना कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ओपी की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो जाएगी। एसएससी का गलत आंसर दिया था, एसएससी का आंसर 13 सेंटीमीटर दिया था, जो कि सरासर गलत है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा है कि 1.6 और 3.6 के बीच का मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, रूट अंडर दोनों का गुणनफल, यानी 1.6 इंटू 3.6 का रूट। तो 1.6 के लिए 10 यहाँ दशमलव के लिए दे देते हैं और यहाँ भी इसके लिए 10 10 दे देते हैं। ठीक है, इसका अनुपात हमें निकालना है किससे, 5 और 8 के तृतीय अनुपाती। तो दो संख्या ए और बी का तृतीय अनुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, तो इसका तृतीय अनुपाती हो जाएगा 8 का स्क्वायर बटा 5। तो यहाँ से हो गया ये 4 गुना 6 बटा में 10 गुना 10, 100 का 10 आ जाएगा, अनुपात 64/5। 5 से ये कट गया 2 बार में और 2 से कट गया ये 3 बार में और 4 से ये कट जाएगा 16 बार में, यानी इधर बचेगा कितना, 3 और इधर 16, यानी 3:16 हो जाएगा। कह रहा है साइन 30 इंटू कॉस 60 माइनस कॉस 30 इंटू साइन 60। आपको पता होना चाहिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ए माइनस बी का। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन ए माइनस बी का। तो आप देखोगे यहाँ पर ए 30 डिग्री है और बी कितना है, 60 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, साइन 30 माइनस 60 डिग्री, यानी साइन माइनस 30 डिग्री, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो उसके शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले 10% और 20% का इक्विवेलेंट यानी समतुल्य छूट निकालेंगे, कितना होगा, तो 10 + 20 - 10 गुना 20/100, यानी इधर हो गया 30 - 2, यानी 28% की छूट दिया तो भी 44% का लाभ है। यानी कह सकते हैं कि सीपी का जो 144% होगा, सीपी का 144% एसपी हो जाएगा, और एमपी का 28% छूट निकाल दे तो कितना हो जाएगा, एमपी का 72%। ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। सीपी का अगर 144% कर दे तो एसपी, और एमपी का 72% कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। छूट देने के बाद एसपी और लाभ लेने के बाद भी एसपी। तो यहाँ से 72 से ये कट गया कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ से हमें सीपी बटा एमपी का रेशियो पता हो गया कितना, 1/2। हम 1/2 लिखे या 100/200 लिख सकते हैं, यानी सीपी 100 था तो एमपी कितना था, 200। अब कह रहा है कि अगर ये छूट न देकर हम 15% का छूट देते तो 200 का अगर हम 15% निकाले, 200 का 15% तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको 200 में नहीं बल्कि 200 - 30 170 में बेचते तो हमें कितना प्रतिशत प्रॉफिट होता। तो सीपी कितना है, सीपी 100 है, और 100 से अगर हम 170 में बेचते तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ होता, 70% का
लाभ हो जाता है। ठीक है, यदि समरूप त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है और ईएफ ए सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बीसी जो है सेंटीमीटर में क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ जो है ये हमें दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। आपको पता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका अगर हम बीसी का स्क्वायर ले ले तो इसका हमें ईएफ का स्क्वायर लेना पड़ेगा और ईएफ ए दिया हुआ है तो ए का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास बीसी स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। तो जो बीसी बराबर हो जाएगा इसका रूट कर देंगे, तो इसका रूट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स बटा वाई। तो बीसी क्या आ जाएगा ए इंटू एक्स बटा वाई। बहुत सारे बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी में गलती में जो है ये टिक लगा देंगे ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना है ये बीसी स्क्वायर है, हमसे बीसी पूछा जा रहा है। कह रहा है कि एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे का समय लगता है। शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेगी। देखिए एक है धारा की दिशा में, ठीक है, एक दिशा में दिया हुआ है और एक विपरीत दिशा में दिया हुआ है, विपरीत। तो अगर हम समय की बात करें तो धारा की दिशा में जब ये जाता है तो इसको 9 घंटा लगता है और विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो 18 घंटा लगता है। यानी इनके समय का जो अनुपात हो गया वो 1:2 हो गया, क्योंकि एक ही दूरी जा रहे हैं, धारा की दिशा में जाए या धारा की विपरीत दिशा, दूरी तो समान है। तो दूरी जब समान होगा तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का उल्टा हो जाएगा। यानी धारा की दिशा में अनुपात अगर चाल का 2 है तो विपरीत दिशा में जो चाल का अनुपात होगा, नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, वो 1 हो जाएगी। तो शांत जल में यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, तो इधर हो जाएगा 2 + 1/2 और इधर हो जाएगा 2 - 1/2। तो दोनों का 2 से 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ हो गया 3:1। यानी शांत जल में नाव अगर 3 स्पीड से चल रहा है तो धारा की चाल कितनी है, 1 है। अब हम यहाँ से इन दोनों के रेफरेंस से, यानी धारा की दिशा के रेफरेंस से या धारा की विपरीत दिशा के रेफरेंस से निकाल सकते हैं। अगर धारा की दिशा से निकालना हो तो आप देखोगे कि इधर शांत जल में 3 है और धारा की दिशा जो है वो 1 है। धारा की जो चाल है वो 1 है, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 4, है ना। तो हम ये मान सकते हैं कि दूरी अगर y हो तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 4x, शांत जल में चाल कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है, तो धारा की दिशा में जो चाल हो जाएगा वो 4x हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, दूरी हम y मान लिए तो y/4x और ये टाइम हमें दे रखा है कितना, 9 घंटा। यानी यहाँ से y/x का वैल्यू हमें पता हो जाएगा, y/x का वैल्यू कितना, 36। हमसे क्या पूछ रहा है कि उसी दूरी के 3/5 भाग, यानी y का 3/5 यानी 3y/5 को अगर शांत जल में चले तो शांत जल में चाल क्या है, 3x। तो 3x से अगर भाग कर दे तो यही हमसे पूछ रहा है कि ये टाइम कितना होगा। तो आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर कितना आ गया, 1/5, या इधर आपको नहीं दिखेगा, इधर सॉल्व कर देते हैं तो 1/5 और ये क्या हो जाएगा, y/x, और y/x का वैल्यू कितना है, 36, यानी 36/5। तो 36/5 कितना आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। यानी धारा की दिशा में, सॉरी शांत जल में अगर उसी दूरी का 3/5वां भाग चलता है तो उसको 7.2 घंटा लगेगा। ठीक है, एक परीक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक जो है 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 लिए गए थे। कक्षा का नया वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 25 छात्र थे जिनका औसत 19 था, लेकिन बाद में पता चला कि जो 14 और 15 था उसके बदले गलती से 18 और 19 ले लिया गया। तो हमें निकालना पड़ेगा, जितना एक्स्ट्रा लिया गया है उसको निकालना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। इसे कितना एक्स्ट्रा हुआ है, तो 4 एक्स्ट्रा पढ़ा गया और इसे भी 4 एक्स्ट्रा पढ़ा गया, यानी टोटल 8 हमें निकालना है।
लेकिन ये 8 अकेला में थोड़ी बटेगा, ये तो 8 25 में बटेगा, तो इस 8 को 25 में बांट देंगे, ठीक है। यानी जो भी आंसर आएगा वो 19 से कम, और चूंकि ये 8/25 है, अगर ऊपर 25/25 होता तब एक घटता, लेकिन 8/25 है, यानी एक आधा से भी कम घटेगा, और आधा से भी कम घटेगा तो 18 दशमलव समथिंग आंसर होना चाहिए। और ऑप्शन में आप देखिएगा कि एक ही ऑप्शन है जिसमें 18 दशमलव समथिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18.6। कह रहा है एक से एक ऋणात्मक संख्या इस प्रकार है कि, या मिसप्रिंट है, एक से नहीं कि ये देना चाहिए था, ठीक है, कि एक ऋणात्मक संख्या इस प्रकार है कि k प्लस k पे पावर -1, यानी k प्लस 1/k दिया हुआ है -2। तो ये चीज सबको पता होगा कि x प्लस 1/x अगर -2 है तो x का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। हमसे पूछ रहा है k स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 4k, तो -4 हो जाएगा, और -2 बटा k स्क्वायर यानी 1 -1 और -6, यानी ऊपर हो गया -5 और नीचे भी हो गया -6, और ये -5 है ना, -6 नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -5 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -5, और ऊपर भी -5, यानी कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कह रहा है कि अगर 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 8 से भाग देने के लिए आपको आखिरी के 3 डिजिट को भाग देकर पता कर लेना है शेषफल, ठीक है, क्योंकि 8 से कोई संख्या तभी विभाजित होती है जब आखिरी 3 डिजिट विभाजित हो। तो 8 से यहाँ इसमें भाग करेंगे तो 8 एकम 8 और 4, 8 पच्चीस 40, तो बचेगा कितना 7, यानी शेषफल पूछ रहा है, तो शेषफल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो एक अर्धगोलाकार जो है शीशा है, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 4 सेंटीमीटर का क्यूब, और इससे एक अर्ध जो है एक क्या बनाया जाता है लंबवृत्तीय शंकु, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच दिया हुआ है 72, तो 1/3 पाई, ये 1/3 पाई इधर कैंसिल, तो 2 गुना 64 इक्वल टू इधर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 72, तो यहाँ 2 से काट देते इसको 36 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64/36, यानी आर का वैल्यू हो गया कितना 8/6, यानी 4/3, 4/3 यानी 1.33 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या है शंकु का, वो लंबवृत्तीय शंकु का, वो 1.33 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, और 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि क्या है, तो 25% के हिसाब से 6 वर्ष में टोटल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, हाँ 150%, 25×6 150%, जबकि मूलधन अपने आप में कितना होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो ये राशि जो है इससे कितना ज्यादा है 50%, और प्रश्न में कह रहा है कितना ज्यादा है, प्रश्न में कह रहा है 360 ज्यादा है, यानी 50% का ही वैल्यू 360 है, तो 100% का वैल्यू डबल हो जाएगा, यानी 720, यानी मूलधन कितना था, मूलधन था 720, यानी उधार दी गई जो राशि थी वो 720 रुपए थी। दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। स्टील का उत्पादन मिलियन यूनिट में दिया हुआ है, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु में। केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है, यानी हमसे जो है केरल के उत्पादन का केंद्रीय कोण पूछ रहा है। तो केरल का उत्पादन, केरल देखिए कौन है, पीला वाला केरल है, यानी 200 का उत्पादन होता है, 200 मिलियन यूनिट। टोटल में भाग हम निकाले थे कि टोटल के कितना भाग का उत्पादन करता है, तो 200 इधर हो गया और 400, 240 और 160, 400, 600, 600 और इधर 400, यानी 1000। टोटल 1000 में 200 का उत्पादन करता है, यानी 1/5वां भाग उत्पादन करता है। तो टोटल कितना केंद्रीय कोण होता है 360 डिग्री। तो उत्पादन टोटल भाग का 1/5 कर रहा है, तो केंद्रीय कोण भी टोटल का 1/5 होगा, यानी 360 डिग्री का 1/5, यानी 72 25 360 कितना डिग्री हो गया 72 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जो केरल का केंद्रीय कोण होगा वो 72 डिग्री होगा। कह रहा है x प्लस 1/x 5√2 है, तो x पे पावर 4 प्लस x पे पावर -4 निकालना है। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 5√2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा,
कितना का स्क्वायर -2, तो 25 गुना 50 -2 यानी 48, और फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इक्वल टू 48 का स्क्वायर -2। तो जो भी यूनिट डिजिट आएगा 4 -2 यानी यूनिट डिजिट जो भी आंसर का होगा वो 2 आएगा। अब देखोगे कि इस ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 है। दूसरा इस तरह से और एक और ऑप्शन छाट सकते हो कि 50 का स्क्वायर रहता तो 2500 होता है ना, 50 का स्क्वायर होता तो 2500 होता, लेकिन यहाँ 48 का स्क्वायर ही है, उसमें से भी 2 माइनस है तो 2542 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो आप इस ऑप्शन को भी कैंसिल कर सकते हो। तो दो ऑप्शन में आप तुक्का लगाना चाहो तो इसमें तुक्का लगा सकते हो। इसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो कि 2500, 50 का होता है तो 2500 होता है, इससे 2 कम है, एक कम होता है तो लगभग 100 का अंतर आ जाता है इतने बड़े नंबर पर, तो 2 कम होगा तो लगभग 200 का अंतर आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। और जिनको याद है कि 48 का स्क्वायर 2304 होता है, वो आप देख के भी आंसर बता दोगे कि 2300 क्या होता है, 2302 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2300। कह रहा है एक जोड़ी जूते के क्रैमुल और बिक्रैमुल के बीच का अंतर 1200 रुपए है, यदि लाभ 15% है तो बिक्रैमुल बताइए। अब बताइए कि क्रैमुल और बिक्रैमुल के बीच का जो अंतर होता है वही तो लाभ होता है, और वही लाभ का रुपया में भी दिया हुआ है और वही लाभ परसेंटेज में भी दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि 15% की क्या है 1200 रुपए है, आपसे बिक्रैमुल पूछ रहा है यानी 115% का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से हम 5% का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से काट देंगे दोनों तरफ तो 400 बार में कट जाएगा, और यहाँ से 23 से गुना कर देंगे इधर तो 115% हो जाएगा, 23 से गुना करेंगे तो 400 में भी हम 23 से गुना करेंगे तो 23 चौका 92 यानी 9200 रुपया, यानी वस्तु का जो बिक्रैमुल था यानी जो जूते था उसका बिक्रैमुल कितना था 9200 रुपए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।